मैं आपसे यही अर्ज कर रहा था अभी कि जो आपके पास ऑब्जेक्ट सी था, जो पर्सन सी था, वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है, और जो पर्सन डी है वो एक वेलोसिटी से चल रहा है। ठीक है। अच्छा, अब दोनों ने उसको वो देखा, पॉपअप जो भी हमने ऊपर लिखा, मैंने अभी आपसे डिस्कस किया। अब अगर मैं आपसे ये बात पूछूं कि इस इंस्टेंट पे जहां पर ये पर्सन डी मौजूद है और जहां पे ये बलून पॉपअप हुआ, तो यहां से लेकर यहां तक का फासला कितना है, तो वो है एक्स प्राइम, जो कि अभी मैंने अभी आपसे ऊपर शेयर किया। लेकिन पर्सन सी के रिस्पेक्ट से ये फासला कितना है, एक्स है। सो दैट मीन्स जो मेरे पास पर्सन सी है वो बलून से दूर है, तो तभी उसका जो कोऑर्डिनेट है, जो बलून की जो पोजीशन है, वो विद रिस्पेक्ट टू पर्सन सी क्या है, वो एक्स है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन डी स्पेसिफिक इंस्टेंट के ऊपर वो क्या है, एक्स प्राइम। ठीक है। तो ये है बात सारी। तो हम लोग यहाँ पे कंक्लूजन्स की तरफ आते हैं। कंक्लूजन्स हमारे पास यहाँ पे यही है कि जो आपके पास जो पर्सन जो सी है, ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्सन सी, with respect to person C, the object balloon pop up at a distance x। वही बात है जो अभी मैंने आपसे शेयर की, आपसे डिस्कस की। अब मैं अगर x की इक्वेशन और मैं x को x प्राइम से कनेक्ट करूं, तो मैं किस तरीके से कनेक्ट कर सकता हूं, मैं x को कैसे चेंज कर सकता हूं x प्राइम में, इस तरीके से कन्वर्ट कर सकता हूं कि मुझे नजर आ रहा है कि यहां से लेकर यहां तक का जो फासला है, यहां से यहां तक का फासला है, इसको मैंने क्या नाम दे दिया, डी, डिस्टेंस। सी और इस पर्सन डी के बिटवीन अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है, तो वो डिस्टेंस किसके बराबर होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ कि जो आपको ये एक्स नजर आ रहा है, ये जो आपको एक्स नजर आ रहा है, वो एक्स प्राइम है। और उसके अंदर अगर आप ये डिस्टेंस डी ऐड करवा दें, तो आपके पास ये एक्स डिस्टेंस आ जाएगा। सो इट बिकम्स एक्स प्राइम प्लस डी। तो आप डी को लिख सकते हैं एक्स प्राइम प्लस वी टी। सो ये आपने एक्स को कन्वर्ट कर दिया किस फॉर्म में, एक्स प्राइम की फॉर्म में। तो यही तो है कन्वर्जन, यही तो है ट्रांसफॉर्मेशन, कि आपने एक कोऑर्डिनेट को दूसरे कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक मजे की बात बताऊं तमाम स्टूडेंट्स को, तमाम अपने जितने भी हमारे स्पेक्टेटर्स हैं, व्यूअर्स हैं, जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, कि जो हमारे पास पर्सन डी है वो एक डायमेंशन में मूव कर रहा है। तो उसका मतलब ये है कि मेरे पास सिर्फ एक पोजीशन का कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। ठीक है। तो बाकी जो मेरे कोऑर्डिनेट्स हैं वो वैसे ही हैं। तो जो मेरे पास एस फ्रेम था, जो एस फ्रेम है, अगर मैं उसके कोऑर्डिनेट्स देखूं, तो उसके कोऑर्डिनेट्स एक्स, वाई, जेड और टाइम, टाइम इज ऑल्सो अ कोऑर्डिनेट। और एस प्राइम को अगर हम देखें, जो पर्सन, जो मेरे पास दूसरा था पर्सन डी जो चल रहा था, तो उसका जो कोऑर्डिनेट्स था विद रिस्पेक्ट टू दैट बलून, वो कोऑर्डिनेट्स है एक्स प्राइम, वाई प्राइम, जेड प्राइम और टी प्राइम। ठीक है। और जो मेरे पास ट्रांसफॉर्मेशन की फाइनल जो इक्वेशंस आई, वो मेरे पास यही आई कि एक्स कन्वर्ट हो गया किस में, एक्स प्राइम प्लस वी टी में, ये ट्रांसफॉर्म्ड हो गया। इसके अलावा जो मेरे पास y है, वो y प्राइम के अंदर ही रहा, बिकॉज मेरा ऑब्जेक्ट है, जो मतलब जो पर्सन डी था, वो एक लीनियर पाथ पे मूव कर रहा है, एक डायमेंशन मूव कर रहा है, तो तभी मेरे पास कोऑर्डिनेट्स चेंज नहीं हुए। ठीक है। और जो उसकी वो है, क्या नाम है, जो उसके पॉस्टुलेट्स हैं, उसमें तो मैंने आपको सिखा दिया था कि जो टाइम है वो एब्सोल्यूट क्वांटिटी है, वो हमारे पास कभी चेंज नहीं हो सकती। सो फॉर बोथ फ्रेम्स द पॉपअप ऑफ बलून, द टाइम फ्रेम वुड बी सेम। ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या हो गई, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। चलिए अब हम बात करते हैं आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी।
अच्छा, तमाम स्टूडेंट्स को ये वाली बात मैं बताता चलूँ कि अब तक जो हमने टॉपिक्स ख़त्म कर लिए हैं, थोड़ा सा उसको भी एक नज़र देख लेते हैं। अब तक जो हमने टॉपिक्स ख़त्म किए हैं वो एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव स्टेट, इसके अलावा हम लोगों ने फ्रेम ऑफ रेफरेंस देख लिया है, इसके अलावा हम लोगों ने टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस को पढ़ लिया, देन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, और अब जो हमारे पास बारी आ रही है वो है आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की, जिसके अंदर हमें स्पेशल और जनरल दोनों चीज़ें डिस्कस करनी है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जो थ्योरी आई थी, बिकॉज हो सकता है स्टूडेंट समझ रहे हो कि स्पेशल पढ़नी है जनरल पढ़नी है, तो बेसिकली जो सबसे पहले जो थ्योरी आई थी वो हमारे पास थी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, हमें इसको स्टडी करना पड़ेगा। अच्छा, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो आई थी 1905 में। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है, जहन में याद रखिएगा। अब अगर हम इसका सिंपल सा इंट्रो देखें, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से, कि इसका जो कोर आइडिया है या स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का जो इंट्रो है वो है क्या। जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसके अंदर हमें ये वाली बात पता चलती है कि जो मास, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास, लेंथ, टाइम और एनर्जी है, ये चेंज हो सकते हैं, relatively चेंज हो सकते हैं। सो दैट मीन्स मास, लेंथ, टाइम, एनर्जी, ये सारी relative क्वांटिटीज हैं, एब्सोल्यूट क्वांटिटीज नहीं है। ये सारी की सारी एब्सोल्यूट क्वांटिटीज नहीं है, बिकॉज इससे पहले जो हमारे पास गैलीलियो था उसने ये वाली बात बोली थी कि व्हाट इज टाइम, टाइम इज द एब्सोल्यूट क्वांटिटी। लेकिन फिर बाकी बाद में हमें पता चला कि जो हमारे पास जो टाइम है आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बाद, कि टाइम हमारे पास एक रिलेटिव क्वांटिटी है। ठीक है, तो आइए इसको जरा डिस्कस करते हैं, देखते हैं, समझते हैं। इंटू यही है, मास, लेंथ, टाइम एंड एनर्जी, mass, length, time and energy all are relative quantities. ठीक है स्टूडेंट्स, all are relative quantities। और relative का मतलब क्या है, change with respect to another, और ये भी कह सकते हैं it depends on some another reference। ठीक है, ये हमारे पास आ गया इसका एक इंट्रो छोटा सा। अच्छा, इसके अलावा जो हमारे पास स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, इसको अगर हमें समझना है तो वही बात कि अगर हमें किसी थ्योरी को अंडरस्टैंड करना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो उसके पिलर्स क्या क्या हैं, वो कौन कौन से पिलर्स पे खड़ी हुई है। ठीक है, तो आए उसको भी जरा समझते हैं। सबसे पहले तो ये है इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब आप बोलेंगे सर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की डेफिनेशन लिखवा तो चुके हैं आप, क्या दोबारा से लिखनी है? नहीं, मुझे लिखनी नहीं है दोबारा से, मैं ये बता रहा हूँ कि आइंस्टाइन ने क्या फरमाया था इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में। ठीक है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को अगर हमें समझना है अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, तो मुझे एक एग्जांपल कोट करनी पड़ेगी। यहाँ पे समझ लेते हैं कि एक ट्रक है, या आपके पास एक ट्रक है और ट्रक पे एक बंदा खड़ा हुआ है और ट्रक मूव कर रहा है। ठीक है, और उसके हाथ में बॉल है। अब क्या हुआ, इस पर्सन ने इस पर्सन ने इस बॉल को थ्रो किया। अच्छा, गाड़ी मूव कर रही है, गाड़ी के साथ कौन है, पर्सन भी बॉल भी, गाड़ी मूव कर रही है। इस बंदे ने उस बॉल को फेंका, उछाला, इस बॉल को उछाला। अच्छा, जब इस बंदे ने इस बॉल को उछाला, ठीक है, तो हुआ कुछ ये कि थोड़ी देर बाद जब ये ट्रक आगे गया, जब ये ट्रक आगे गया, मैं जरा बना दूं ट्रक को, इस बंदे को भी दिखा दूं। जब ये आपके पास ट्रक आगे गया तो
यही बॉल इसके हाथ में वापसी आ गई। ये तो बड़ा जबरदस्त मैजिक हो गया कि इसने उस बॉल को ऊपर उछाला, और जब ये ट्रक आगे गया, जब आपके पास ये ट्रक आगे गया, तो साथ साथ ये बॉल भी उसके सेम क्या नाम है हाथ पे वापसी आ गई। ये तो ऐसा तब हो सकता है ना कि जब क्या नाम है मैं खड़ा हुआ हूँ, मतलब एक जगह पे, और मैंने बॉल को ऊपर उछाला तो बॉल सीधे नीचे आई। लेकिन हैरानगी की बात यहाँ पे ये है कि जो बंदा है वो बस में चल रहा है, ट्रक में चल रहा है, ट्रक के ऊपर बैठा हुआ है, खड़ा हुआ है, और ट्रक चल रहा है, ठीक है, इन शॉर्ट। और उसने अपने हाथ से जब वो उस ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, उस क्या नाम है उस बॉल को उछाला, तो वो बॉल आपके पास वापसी उसी के हाथ में आई, इवन दो ये पर्सन चल रहा है। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात, अगर मैं सरफेस ऑफ अर्थ की कंसिडर करूं, ये बंदा रेस्ट पर है। अच्छा, ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, याद रखिएगा। ये जो बस है ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, ठीक है। और ये इसके हाथ में बॉल है। अब अगर इस बंदे ने इस बॉल को उछाला, बॉल आपके पास सीधा गई, सीधा आई, और इसके हाथ में वापसी आ गई। तो अगरचे मैं इन दोनों पर्सन के रिस्पेक्ट से देखूं, पर्सन ए और पर्सन बी, अगर मैं बॉल की मोशन देखूं पर्सन ए के रिस्पेक्ट से, तो बॉल ए की मोशन भी लीनियर है, लीनियर मोशन ऑफ बॉल, लीनियर मोशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू पर्सन ए, और लीनियर मोशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू पर्सन बी, ठीक है। जबकि पर्सन एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, लेकिन जो पर्सन बी है वो रुका हुआ है। तो यहाँ पे आपने सीखा कि दोनों के रिस्पेक्ट से इस ऑब्जेक्ट की मोशन एक जैसी है। सो दिस इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस अकॉर्डिंग टू मिस्टर आइंस्टाइन के लॉज। जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस हैं उसमें ऑब्जेक्ट की मोशन का बिहेवियर एक जैसा होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, द मोशन of object is same for all inertial frames। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं कि all frame of references are equivalent, all frame of references। अच्छा, कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस? मैं इनिशियल फ्रेम की बात कर रहा हूँ। all inertial frame of references are equivalent to describe the motion of body, the object, या फिजिकल लॉज, ठीक है। ये आपके पास क्या हो गई? ये सबसे पहला पॉस्टुलेट है। जितना मैंने अभी आपसे फरमाया, अभी आपसे डिस्कस किया, वो सब चीजें इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे पॉस्टुलेट की। इसका जो दूसरा पॉस्टुलेट है वो कहता है, जो उसका क्या नाम है जो पॉस्टुलेट है, वो दूसरा पॉस्टुलेट है इसका, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। अब आइंस्टाइन भाई कहते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट सेम होती है, it is constant, the speed of light is constant, the speed of light is constant for all the bodies, observers, either they are at rest or in motion, ठीक है। तो आइंस्टाइन भाई के मुताबिक जो हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है वो एक जैसी रहती है, ठीक है। चाहे आपके पास ऑब्जेक्ट रुका हुआ हो, चाहे आपके पास ऑब्जेक्ट चल रहा हो, और उसकी जो वैल्यू है वो क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसकी वैल्यू आ गई।
अच्छा, तमाम स्टूडेंट्स को ये वाली बात बता दूं कि जो हम स्पीड ऑफ लाइट देख रहे हैं, ये इनर्शियल फ्रेम्स के अंदर देख रहे हैं। किसके अंदर देख रहे हैं? इनर्शियल फ्रेम के अंदर। आगे जाके इसी के ऊपर सवाल उठे, लेकिन वो हमारा आगे का काम है। अभी तो फिलहाल हमें ये समझना है कि इसके आगे के मामला इनर इसमें स्पेशल थ्योरी के अंदर और हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, समझ में आती हैं, कंक्लूजन्स क्या क्या हैं। अभी तो हम लोग पॉस्टुलेट्स पढ़ रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा कि स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड है, जो कि आइंस्टाइन ने बताई थी उन तमाम फ्रेम्स के अंदर जो कि इनर्शियल फ्रेम्स हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब हम और आगे जाते हैं। अब इसके कुछ कंक्लूजन्स की तरफ आते हैं कि इस थ्योरी के कंक्लूजन्स क्या थे। तो सबसे पहला कंक्लूजन कुछ बात कर लेते हैं। पहला कंक्लूजन आपके पास ये था कि स्पेस एंड टाइम आर रिलेटिव। वैसे तो इसके चार मेन कंक्लूजन्स हैं, ठीक है, लेकिन मजीद कुछ चीजें जो कि हमें इसकी थ्योरी से नजर आती हैं वो क्या क्या है? स्पेस एंड टाइम आर रिलेटिव। स्पेस और टाइम आपस में क्या है? रिलेटिव है। इसका मतलब ये है कि जब आपके पास स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू कांस्टेंट है, तो टाइम और स्पेस आपस में क्या हो जाते हैं? रिलेटिव हो जाते हैं। और देयर इज नो सच कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट अकॉर्डिंग टू न्यूटन। न्यूटन भाई ने ये वाली बात बताई थी कि जो हमारे पास टाइम और स्पेस है, ठीक है, ये एब्सोल्यूट नहीं रहते। ठीक है, दे आर नो लॉन्गर एब्सोल्यूट। ये न्यूटन भाई ने बताया था। ठीक है, तो तभी जो आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, हम उसमें न्यूटन के लॉज अप्लाई कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज न्यूटन सजेस्टेड दैट कि अगर लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा है तो टाइम और स्पेस आपस में क्या होते हैं? रिलेटिव है। रिलेटिव का मतलब क्या है? कि टाइम के रिस्पेक्ट से, टाइम के रिस्पेक्ट से कोऑर्डिनेट्स या पोजीशन चेंज हो सकती है, या ये कह सकते हैं कि पोजीशन के रिस्पेक्ट से टाइम चेंज हो सकता है। मैंने आपको अभी बात बताई थी कि बोथ आर रिलेटिव क्वांटिटीज, और ये हमें इसमें गैलीलियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर ये वाली बात नहीं मिली थी। तो इस चीज को करेक्ट किया किसने? आइंस्टाइन ने, कि व्हेन द speed of light is constant, the speed of light is constant, when the speed of light is constant, so time and space are relative to each other. ठीक है, एक तो बात ये हो गई। अच्छा, अगली बात जो हमें नजर आती है, समझ आती है, मास वेरिएशन। ठीक है, मास वेरिएशन, ये अगला इसका कंक्लूजन है, या कंसीक्वेंस भी कह सकते हैं, कंसीक्वेंस भी कह सकते हैं। एक मिनट। तो मास वेरिएशन मैं आपको तमाम स्टूडेंट्स को मैं बता देता हूँ। मास वेरिएशन, वेरिएशन का मतलब है चेंज, चेंज आना, मास में चेंज आना। अब स्टूडेंट कहता है सर मास में कैसे चेंज आएगा? तो देखिए, मैंने अभी आपको इंट्रो दिया था कि इस स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर हमें ये नजर आता है कि मास, लेंथ, टाइम, एनर्जी, ये सारी की सारी क्या है? रिलेटिव क्वांटिटीज हैं। अगर एक पर्सन कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट मूव करे, ठीक है ना, कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट, यहाँ पर ये वाली बात, कंपेयर टू द, इफ ऑब्जेक्ट, if one object moves comparable with the speed of light। ठीक है स्टूडेंट्स? अच्छा, इसका मतलब ये है
कि देखें मास में तब्दीली आ रही है। अब स्टूडेंट कहते हैं सर मास तब्दील कैसे हो रहा है? मिसाल के तौर पर ये एक मेरे हाथ में अभी मार्कर है, ठीक है, अभी एक टैबलेट पेन है। अब जो टैबलेट आपके पास पेन है ये एक जगह से दूसरी जगह पर मिसाल के तौर पर ये चल रहा है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पर, तो मेरे रिस्पेक्ट से इसका मास कुछ और होगा। और जब ये आपके पास रेस्ट के ऊपर है तो इसका मास कुछ और है। अब बच्चा समझ में उसको बच्चे को समझ में नहीं आता कि सर ये मार्कर तो एक है तो इसका मास तब्दील हो क्यों रहा है। तो होता यह है कि मास में तब्दीली इसलिए आ रही है कि इसकी स्पीड अप्रोच हो रही है स्पीड ऑफ लाइट के। तो जब भी आपके पास ऑब्जेक्ट की स्पीड, अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड अप्रोच करती है, अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड अप्रोच करती है किसको, स्पीड ऑफ लाइट को, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट को, तो ऑब्जेक्ट का इनर्शिया इंक्रीज होता है। क्या चीज इंक्रीज हुई? इनर्शिया इंक्रीज हुआ। अच्छा, जब ऑब्जेक्ट का इनर्शिया इंक्रीज हुआ तो तमाम स्टूडेंट्स को ये वाली बात पता है कि इनर्शिया इंक्रीज होने से मास पे फर्क पड़ता है। क्यों? बिकॉज मास का ताल्लुक ऑब्जेक्ट के वजन या क्वांटिटी ऑफ मैटर से नहीं है। अगर हम इसको हम टेक्निकल कॉन्सेप्ट देखें मास के, तो मास का ताल्लुक हमारे पास इनर्शिया से है। सो दैट मीन्स अगर इनर्शिया इंक्रीज हुआ तो मास चेंज हो गया, तो ये कह सकते हैं कि मास भी हमारा इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो मैं तमाम अपने स्टूडेंट्स को बताता चलूं कि मास में तब्दीली इसीलिए आ रही है कि अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करे तो इनर्शिया इंक्रीज हो जाता है, और इनर्शिया इंक्रीज होने से ऑब्जेक्ट का मास बढ़ जाता है। तभी हम कहते हैं कि जो फोटोन है उसके रेस्ट मास जीरो होता है, लेकिन जब वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेगा तो जिस पर्सन के रिस्पेक्ट से वो मूव कर रहा है, ऑब्वियसली द फोटोन इज मूविंग विद द स्पीड 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड फॉर ऑल ऑफ द फॉर ऑल ऑफ अस, for all of the for all of the frames of this entire universe in this entire world। तमाम फ्रेम्स के रिस्पेक्ट से जो हमारे पास फोटोन है वो एक स्पीड से मूव कर रहा है, तो उसका मास हमारे रिस्पेक्ट से, हमारे और उसके रिस्पेक्ट से नहीं, हमारे रिस्पेक्ट से उसका मास क्या है, इनफाइनाइट, बहुत ज्यादा है। ठीक है, बिकॉज उसका इनर्शिया ज्यादा है, आप उसको रोक नहीं सकते उस फोटोन को। इसका मतलब क्या है, जिस चीज की स्टेट चेंज नहीं कर पाएंगे उसका इनर्शिया क्या होगा, ज्यादा, और जब इनर्शिया ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली मास भी क्या हुआ उसका, ज्यादा हुआ। तो तभी यहाँ पे ये चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है कंपेरेबल, तो विद रिस्पेक्ट टू अनदर पर्सन जो उसको ऑब्जर्व करेगा तो वो बताएगा कि उस पर्सन जो कि स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल मूव कर रहा है उसका मास बढ़ चुका है। ठीक है, अच्छा, अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो उसका कोई ना कोई मास होगा जिसको हम क्या नाम देंगे, रेस्ट मास। और अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कंपेरेबल विद द स्पीड ऑफ लाइट से, तो उसका जो मास होगा जो चेंज हो जाएगा इनर्शिया बढ़ने की वजह से, वो उसका मास अब कहलाएगा रिलेटिविस्टिक मास, रिलेटिविस्टिक मास कहलाएगा। और जो रिलेटिविस्टिक मास की जो इक्वेशन है और रेस्ट मास के दरमियान जो इक्वेशन है वो आपके पास कुछ ये है, m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 - v/c का होल स्क्वायर। अगर चे ऑब्जेक्ट की स्पीड, ये ऑब्जेक्ट की स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाए तो फिर क्या होगा, m बराबर हो जाएगा एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 - c/c का होल स्क्वायर। c से c आपके पास क्या हो जाएगा, कैंसिल। 1 - 1 का आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, जीरो। और 1 - 1, जब 1 - 1 हमारे पास जीरो हो गया तो इवेंचुअली एनीथिंग अपॉन जीरो, जो हमारे पास आंसर है वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। ठीक है, तो जो इनफाइनाइट फैक्टर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने आपसे ये वाली बात अर्ज की कि ऑब्जेक्ट की स्पीड स्पीड ऑफ लाइट के अप्रोच कर जाए तो मास आपके पास इनफाइनाइट हो जाएगा। तो देखें ये वाली बात यहाँ से भी हमें नजर आ रही है। ठीक है, अच्छा जी। आगे बढ़ते हैं। जो हमारे पास अगली बात है वो ये है कि पेपर में अगर ये सवाल आता है तो किस तरीके से पूछा जा सकता है। बिल्कुल लॉजिकल बात है, तो समझ लेते हैं। देखें अगर आपके पास ये सवाल पेपर के अंदर आया तो वो आपको ये दे सकते हैं कि बताइए कि अगर आपके पास ऑब्जेक्ट की स्पीड
स्पीड ऑफ लाइट के 0.8 टाइम्स है, तो ये कह सकते हैं 80% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, 80% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। 80% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट को आप सी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और जब आप उसको सी से रिप्रेजेंट करेंगे तो 0.8, ये आपके पास इक्वेशन क्या हो जाएगा, 0.8 टाइम्स ऑफ सी, ये परसेंट को मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। जब हम मास की वैल्यू निकालेंगे तो m इज इक्वल टू एम नॉट डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस v की वैल्यू है 0.8 c ओवर c का होल स्क्वायर। c से c आपके पास कैंसिल हो गया, एम नॉट अपॉन नीचे बचेगा अंडर रूट 1 माइनस 0.8 का स्क्वायर। अब आप तमाम स्टूडेंट्स ये वाली बात जानते हैं, 0.8 को आप 8 मान लें, 8 का स्क्वायर 64 होता है, लेकिन 0.8 का स्क्वायर हो जाएगा 0.64। 1 में से अगर आप 100 में से 64 निकालें तो 36 आंसर आता है। फिलहाल 1 में से 0.64 निकालें तो आंसर आएगा 0.36। 36 का रूट होता है 6, लेकिन यहाँ पे 0.36 है तो आप 0.6 लिखेंगे। अच्छा, 0.6 को आप ऐसे लिख सकते हैं 6/10, 10 चला जाएगा ऊपर, 6 बचा नीचे, बिकॉज आपको पता है ना चीज रेसिप्रोकल हो जाती है अगर दो डिवाइड के साइन हो। अब आप इसको सॉल्व कर लें, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो जो आंसर है वो हमारे पास क्या निकला, 5/3 टाइम्स ऑफ एम नॉट। इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चंस आ सकते हैं और आपने ऐसा जवाब देना है, मुझे कोई कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं, आगे जो हमारा टॉपिक है उसको भी जरा डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, आगे जाने से पहले तमाम स्टूडेंट्स को मैं जरा एक चीज गोशगुजार कर दूं कि जो हमारे पास एक फैक्टर है जिसको बोलते हैं लॉरेंस फैक्टर, ठीक है, लॉरेंस, जो लॉरेंस फैक्टर है उसका फॉर्मूला है क्या। बेसिकली आपके पास एक कन्वर्जन फैक्टर है जो कि आइंस्टाइन ने अपने फॉर्मूलाज में यूज़ किया है। लॉरेंस आपके पास आता है उसमें हिस्ट्री में कि इट्स लैब टेक्नीशियन या लैब अटेंडेंट, या ये कह सकते हैं ही इज़ अ हेल्पर या ही इज़ अ को साइंटिस्ट विद आइंस्टाइन, लेकिन उसने कुछ चीज़ ब्रीच की थी तो आइंस्टाइन ने उसको निकाल दिया। तो उसने फिलहाल अपने एक नाम से फैक्टर बनाया था जिसको बोलते हैं लॉरेंस फैक्टर, जिसको हम कहते हैं गैमा। अब गामा की जो इक्वेशन होती है, गामा बराबर होता है 1/√1 माइनस वी ओवर सी का होल स्क्वायर। तो जो मेरे पास फॉर्मूला था, जो मेरे पास ये फॉर्मूला जो आपको ये नज़र आ रहा है जो अभी मैंने आपके साथ शेयर किया, इस फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, m इज इक्वल्स टू एम नॉट, और ये जो आपको 1 अपॉन नज़र आ रहा है, ये 1 है, हम कंसिडर कर सकते हैं 1 अपॉन, उसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, गैमा, एंड दैट इज द लॉरेंस फैक्टर। ठीक है, ये है बात सारी। तो ये लॉरेंस फैक्टर ज़रूरी है, इसको भी पढ़ना ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको याद रहे। मैं आगे चलता हूँ। अब हमारे पास जो अगली बात आ रही है वो आ रही है थर्ड कंक्लूजन या थर्ड कंसिक्वेंस, जिसको हम कह सकते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। क्या नाम दे सकते हैं, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। अब लेंथ कॉन्ट्रैक्शन क्या है, बेसिकली लेंथ कॉन्ट्रैक्शन आपके पास ये है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी एक पर्टिकुलर लेंथ है, लेट्स सपोज ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, इसकी एक पर्टिकुलर लेंथ है, मेरे रिस्पेक्ट से मैं देख रहा हूँ, मेरे रिस्पेक्ट से मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, और ये फिलहाल रेस्ट पर, मैं भी रेस्ट पे ही हूँ, इसकी रेस्ट लेंथ L0 है। अब होता क्या है कि अगर चे ये आपके पास ऑब्जेक्ट अब चलने लगे, अब यही आपके पास ऑब्जेक्ट चलने लगे, ठीक है, चलने लगे, ये ऑब्जेक्ट चल रहा है, तो जो इसकी लेंथ है वो श्रिंक होने लगेगी। क्या होने लगेगी, श्रिंक होने लगेगी। अब आप बोलेंगे क्यों श्रिंक होने लगेगी, भाई एक आपके पास गाड़ी है, बहुत तेजी से आपके सामने से गुजर गई, तो आपको उसकी लेंथ मालूम नहीं हो सकेगी, क्यों, बिकॉज वो बहुत उसकी तेज स्पीड है एक्चुअली स्पीड वही, लेकिन वो आपके सामने से ऐसी गुजरी, आपने उसको ऑब्जर्व किया, आपने उसको ऑब्जर्व किया कि जब वो एक चलती हुई गाड़ी जो आपके सामने से गुजरी तो वो उसकी एक्चुअल लेंथ आपको नजर ही नहीं आएगी। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट चल रहा हो तो उसकी एक्चुअल लेंथ आप मेजर नहीं कर सकते, और अगर जो ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से चल रहा हो तो उसकी लेंथ तो बिल्कुल भी नजर नहीं आएगी,
या हम ये कह सकते हैं उसकी लेंथ आपके रिस्पेक्ट से, कि मैं बार बार कह रहा हूं आपके रिस्पेक्ट से क्या हो चुकी है, रिड्यूस हो चुकी है, कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी है, सो इट बिकम्स एल नॉट। ठीक है, तो फॉर आइंस्टाइन, आइंस्टाइन ये कहता है कि इफ ऑब्जेक्ट मूव्स with the speed comparable with the speed of light, so length is contracted, लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, सुकड़ जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब इसका एक फॉर्मूला जो उन्होंने बनाया था वो ये था, एल इज इक्वल टू एल नॉट अंडर रूट 1 - v/c का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर आपके पास ऑब्जेक्ट की स्पीड स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाए तो हमें तो उसकी ऑब्जेक्ट की लेंथ ही नजर नहीं आएगी। ठीक है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जर्वर, यही चीज इंपॉर्टेंट है। हम जो सारी बातें कर रहे हैं किसी दूसरे के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं, जिसको रिलेटिव बोलते हैं। अच्छा, एल आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास आ गई रिलेटिविस्टिक लेंथ, और ये जो आपके पास एल नॉट है ये आपके पास है जब आपके पास ऑब्जेक्ट रेस्ट के ऊपर था। ठीक है, ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज रेस्ट, सो इट्स लेंथ इज एल नॉट। अगर मैं इसको लॉरेंस फैक्टर की फॉर्म में अगर लिखना चाहूँ तो ये फॉर्मूला मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एल इज इक्वल्स टू एल नॉट, एल इज इक्वल्स टू एल नॉट डिवाइडेड बाय लॉरेंस फैक्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ अपने फॉर्मूले को। आगे बढ़ते हैं, आगे जो हमारे पास थर्ड तो नहीं कहेंगे, फोर्थ कंसीक्वेंस है, उसका नाम है टाइम डायलेशन, नाम है उसका टाइम डायलेशन। अच्छा, अब टाइम डायलेशन के अंदर हमें ये वाली बात मालूम होती है कि टाइम स्ट्रेच हो सकता है, डायलेशन को बोलते हैं टू स्ट्रेच, टू एक्सपेंड। ठीक है, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारे पास, लेट सपोज ये एक टाइम है। ठीक है, ये एक टाइम है, इसको टी प्राइम नाम दे लें तो बेहतर है। ठीक है, और ये पर्सन अभी रेस्ट पर है। ठीक है, लेकिन अगर यही पर्सन स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल मूव करे तो इस पर्सन के रिस्पेक्ट से, इस पर्सन के रिस्पेक्ट से ये जो घड़ी है, ऑब्वियसली इसकी कोई ना कोई निडल होगी, जब ये एक निडल दूसरे पॉइंट पर आएगी तो कुछ ना कुछ देर तो लगाएगी ना, एक जगह से दूसरी जगह पर आने के लिए, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर आने के लिए, या एक डिवीजन से दूसरी डिवीजन पर आने के लिए कुछ ना कुछ टाइम तो रिक्वायर्ड होगा ना कुछ तो टाइम लगेगा। लेकिन अगर वो ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाए और किसके कंपेरेबल मूव करे, कंपेयर विद द स्पीड ऑफ लाइट, तो ये जो टाइम है एक डिवीजन से दूसरी डिवीजन में आने का, वो उस पर्सन के रिस्पेक्ट से जो कि स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल मूव कर रहा है, ये टाइम आपके पास क्या हो जाएगा, स्ट्रेच। टाइम क्या हो जाएगा, टाइम बिकम्स स्ट्रेच, और इतना लंबा हो जाएगा, इतना लंबा हो जाएगा कि वो एक डिवीजन से दूसरी डिवीजन पे आएगा नहीं, और ऑब्जेक्ट जो पर्सन है ये वाला जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये सारे काम कर सकते, काम कर लेगा। ये वही बात है कि दो स्टूडेंट्स हैं, एक पर्सन की नॉर्मल स्पीड है और एक स्टूडेंट की, एक पर्सन की स्पीड बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, और दोनों को मैंने 1 आवर दिए एक काम खत्म कर, बहुत सारे टास्क कंप्लीट करने को, तो वो 1 आवर उस नॉर्मल पर्सन के लिए 1 आवर में गुजर जाएगा, 3600 सेकेंड्स में। लेकिन वो 1 आवर उस पर्सन के रिस्पेक्ट से 1 आवर नहीं है, वो इनफाइनाइट टाइम है उस पर्सन के लिए जो कि स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है, बिकॉज वो 1 आवर 3600 सेकेंड्स पूरे मुकम्मल तब होंगे जब 3600 सेकेंड्स गुजरेंगे उसके लिए, लेकिन वो उसकी स्पीड से भी तेज चल रहा है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर कंपेरेबल। तो फॉर दैट पर्सन विच इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ लाइट, that time will be stretched,
that the time taken for the wall clock to move from its one division to the another division, that particular time, उस पर्सन के लिए क्या हो जाएगा, उस पर्सन के लिए हो जाएगा इनफाइनाइट, ये कह सकते हैं स्ट्रेच हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, स्ट्रेच हो जाएगा। तो ये कहलाता है हमारे पास टाइम डायलेशन। हम ये कह सकते हैं कि जो टी प्राइम है वो आपके पास टाइम व्हेन ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट, व्हेन ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट, और टी आपके पास क्या है, टी है रिलेटिविस्टिक टाइम, व्हेन पर्सन इज मूविंग as comparable to the speed of light, as comparable with the speed of light, speed of light। ठीक है स्टूडेंट्स, तो टाइम आपके पास स्ट्रेच हो गया उस पर्सन के जो कि स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है। नॉर्मल पर्सन के रिस्पेक्ट से तो वो नॉर्मल टाइम है, लेकिन वो पर्सन जो कि स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है वो बन गया उसके लिए रिलेटिविस्टिक टाइम। तो अगर मैं वो रिलेटिविस्टिक टाइम कैलकुलेट करने लगूं तो वो फॉर्मूला आपके पास होगा टी इज इक्वल टू टी नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 - v/c का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर चे आपके पास ऑब्जेक्ट की स्पीड स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाए तो वो जो एक डिवीजन पर आने का जो टाइम होता है वो उस पर्सन के लिए हो जाएगा इनफाइनाइट। जब आप वैल्यू प्लेस करवाएंगे तो टाइम की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे इसका अगर एक न्यूमेरिकल देखें तो न्यूमेरिकल आपके पास ये आ सकता है कि एक मिनट दीजिएगा स्टूडेंट्स, मैं सही करके लिख दूँ। न्यूमेरिकल इससे रेलेवेंट ये दे सकते हैं कि अगरचे एक ऑब्जर्वर है जो कि रेस्ट के ऊपर मौजूद है, और जो उसका जब वो रेस्ट के ऊपर था तो जो टाइम की वैल्यू थी वो आपके पास है 1 ईयर। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास एक पर्सन जो कि स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है, कितनी स्पीड से, 0 लेट सपोज मैं एक अज्यूम कर लेता हूँ एक वैल्यू 0.6 टाइम्स ऑफ सी के रिस्पेक्ट से वो मूव कर रहा है। ठीक है, 0.6 भी ले सकते हैं, और ऐसे वैल्यू चूज कर लेते हैं जो कि जिसकी कैलकुलेशन आसान हो। 36 - 1 - 36, ओके, तो इट इज़ गुड, ये वैल्यू बिल्कुल ठीक है, वैल्यू आराम से सॉल्व भी हो जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पे टाइम पीरियड की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूँ, स्ट्रेच टाइम या डायलेटेड टाइम, तो फॉर्मूला हमारे पास वही होगा जो पीछे हमने लिखा, टी नॉट अपॉन अंडर रूट 1 - v/c का होल स्क्वायर। तो टी नॉट मान लें या टी प्राइम मान लें, कोई मसला नहीं है, दोनों चीज़ें सही हैं, कोई मुश्किल नहीं है, कोई बात अलग नहीं है। टी नॉट की वैल्यू तो 1 ईयर है। अगर हम डिनोमिनेटर की बात करें तो v की वैल्यू हमारे पास है 0.6 c/c का होल स्क्वायर। c से c हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचा 1 ईयर, डिनोमिनेटर में हमारे पास बचा 0.6 का स्क्वायर। 0.6 का स्क्वायर कितना होता है, 0.36, बिकॉज 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो 0.6 का स्क्वायर 0.36 हो जाएगा। 0.36 आपके पास किसके बराबर है, 0.36 बराबर है 0.64 के, जब आपने माइनस करवाया, और 0.64 बराबर हो जाएगा हमारा, अल्लाह भला करे, 0.8 के। क्यों, बिकॉज 0.8 का स्क्वायर होता है या ये समझ लें कि 8 का स्क्वायर होता है 64। तो अब ऑब्वियसली अंदर 64 तो लिखा हुआ ही नहीं है, 0.64 है, तो मैं 8 नहीं लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा 0.8। अब मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, 0.8 को मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये बन गया मेरे पास 8/10, 10 चला गया ऊपर, 10 चला गया ऊपर, 8 नीचे रह गया, बिकॉज दो डिवाइड के साइन नजर आ रहे हैं ना, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 2 5 10, 2 4 8, ये मेरे पास हो गया 5/4, और 5/4 को हम लोग कह सकते हैं 1.25 ईयर। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल, मतलब 60% स्पीड ऑफ लाइट के मूव कर रहा हो,
तो फॉर हिम जो टाइम है, जो रिलेटिविस्टिक टाइम है किसी भी इवेंट का, वो कितना हो जाएगा 1.25 ईयर। ठीक है, तो कितना स्ट्रेच हुआ, अगर मैं डेल्टा टी निकालूं तो 0.25 ईयर स्ट्रेच हुआ। ठीक है ना। ऑलराइट, अब हमारे पास जो बात आती है वो आती है अगले कंसिक्वेंस की, मास एनर्जी रिलेशनशिप। मास एनर्जी रिलेशनशिप, अच्छा ये चीज हमें देखने को मिलती है, ये चीज हमें देखने को मिलती है फ्यूजन रिएक्शंस के अंदर। अच्छा मैं अपने स्टूडेंट्स को ये वाली बात भी बता दूं कि ये जो मेरे पास फॉर्मूला था उसको अगर मैं लॉरेंस फैक्टर की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ P इज इक्वल्स टू गैमा इंटू टी नॉट। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं हम लोग। अच्छा जी, तो खैर मैं बात कर रहा था आपसे मास एनर्जी रिलेशनशिप की। तो बेसिकली मास एनर्जी जो रिलेशनशिप है, वो मास एनर्जी रिलेशनशिप हमें ये बताता है, मास एनर्जी रिलेशनशिप ये बताता है कि मास और एनर्जी आपस में इंटरकन्वर्टेबल है। अब ये हमें कहाँ नजर आता है, अब स्टूडेंट कहते हैं सर वलीद ये हमें नजर कहाँ आता है, मास और एनर्जी आपस में इंटर कन्वर्टेड है। ये सबसे पहले हमें पता चला था फिजन रिएक्शन में। आपको पता होगा, मैं अपने स्टूडेंट्स को ये वाली बात बताता हूँ कि ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, एटॉमिक बॉम्ब, इसकी शुरुआत ही ऐसे हुई थी कि ये फिजन रिएक्शन आपके पास क्या हुआ था, डिस्कवर हुआ था। तो वहां से बात पता चली कि इतना छोटा सा मास ह्यूज अमाउंट में आपको क्या दे सकता है, एनर्जी दे सकता है। तो मास ही है ना, मास इज व्हाट, मास इज अ पार्टिकल। और वो जब आपने उसको ब्रेक किया, जब उसको आपने क्या नाम है अनस्टेबल किया, तो आपको दो सब हल्के पार्टिकल्स मिले और बहुत सारी एनर्जी मिली। तो मास कन्वर्ट हो गया एनर्जी के अंदर। तो सबसे अच्छी जो इसकी एग्जांपल है ना, वो आपके पास है फिजन रिएक्शंस। फिजन रिएक्शंस, ठीक है ना, ये कह सकते हैं एटॉमिक बॉम्ब्स। ऑलराइट, मास कैन entirely कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल है, हमें पार्टिकल का नाम तो नहीं दे रहा, एक पार्टिकल हमारे पास आ गया, इसका एक रेस्ट एनर्जी, इसका एक रेस्ट मास होगा, मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया है। तो इसके अंदर एक रेस्ट एनर्जी भी होगी। ठीक है, अगर मैं बैठा हुआ हूँ तो मेरे अंदर कोई ना कोई एनर्जी तो है। अब एक पार्टिकल है जो कि रेस्ट में है, तो उसके अंदर कोई ना कोई एनर्जी तो होगी बिल्ट इन। अब जब आपके पास ये पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करेगा, तो इसके अंदर डेवलप हुई काइनेटिक एनर्जी। इसके अंदर कौन सी एनर्जी डेवलप हुई, काइनेटिक एनर्जी। और जब वो काइनेटिक एनर्जी डेवलप हुई, तो इसकी एनर्जी जो पहले ई नॉट थी, अब तो वो ही नहीं रही ना, वो चेंज हो गई, तब्दील हो गई। तो वो कन्वर्ट हो गई ई के अंदर। तो ई को हम लोग नाम दे सकते हैं रिलेटिविस्टिक एनर्जी। अच्छा, रेस्ट एनर्जी निकालने का जो फॉर्मूला था वो था एम नॉट सी स्क्वायर, जो कि आइंस्टाइन ने दिया था, जिसको हम कहते हैं मशहूर जमाना मास एनर्जी रिलेशनशिप ऑफ आइंस्टाइन, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। लेकिन वो ई नॉट इज इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर से इब्तदा हुई, जो कि ई नॉट रिप्रेजेंट करता है रेस्ट मास एनर्जी को और एम नॉट कहलाता है रेस्ट मास को। ठीक है, और अगरचे हम इसको फॉर रिलेटिविस्टिक अगर हम एनर्जी में कन्वर्ट करें, तो रिलेटिविस्टिक एनर्जी के लिए मेरे पास जो पूरा फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा, E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। ऑलराइट, अब अगर हम अपने इस सिस्टम को देखें तो इससे हम आराम से काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं कि रिलेटिविस्टिक एनर्जी माइनस रेस्ट मास एनर्जी, सो एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। अगर मैं सी स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, एम माइनस एम नॉट। ये मेरे पास बेसिकली आइंस्टाइन की इक्वेशन बनी जो उसने काइनेटिक एनर्जी के रेलेवेंट दी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और ये आपको याद होना चाहिए। अच्छा, मैं इस फॉर्मूले को कुछ एक और कुछ तरीकों से लिख सकता हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली हम लोग चीज़ों को वेल डिस्कस और वेल एक्सप्लेन कर रहे हैं, हर पॉइंट को ब्रीफली डिस्कस कर रहे हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपको पढ़ना कि जो हमारे पास ई है, ठीक है, वो बराबर है एम सी स्क्वायर के, और जो एम वैल्यू थी वो बराबर थी गामा एम नॉट के, पीछे हमने डिस्कस किया हुआ ऑलरेडी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेरे पास जो ये फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का, उसको मैं थोड़ा सा चेंज करके लिख भी सकता हूँ, दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू ई माइनस ई नॉट
और ई की वैल्यू है गामा एम नॉट सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर पे। तो मैं कॉमन लूंगा तो मेरे पास बचेगा एम नॉट सी स्क्वायर। ठीक है, एम नॉट सी स्क्वायर, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, एम नॉट सी स्क्वायर इंटू गैमा माइनस वन। ठीक है, तो ये मेरे पास एक फॉर्मूला आ गया। और इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू रेस्ट मास एनर्जी इंटू गैमा माइनस वन। ठीक है, बिकॉज ये आपको पता है एम नॉट सी स्क्वायर रेस्ट मास एनर्जी के बराबर है। ऑलराइट, तो ये चीज़ हमने डिस्कस कर ली है आपस में। और मैं उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स को कि आइंस्टाइन की जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो आपको समझ में आई होगी क्लास में। अब जो हमारे पास नया टॉपिक आ रहा है अपने टॉपिक से रेलेवेंट, अब इसलिए भी मैंने आपसे एक वाली बात बोली थी कि आइंस्टाइन की सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दो हैं। अच्छा, उसके पीछे रीज़न क्या है? मतलब मैं आपको कुछ रीज़न बता देता हूँ इसकी। जो नेक्स्ट थ्योरी स्टार्ट करने से पहले, नेक्स्ट थ्योरी का फिलहाल जो नाम है वो है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, अच्छा अब मैं ज़रा एक मसला बताऊं आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में ये सबसे जो खतरनाक बात थी वो ये थी, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट इज सेम इन द inertial frame of reference. Speed of light is same, but in all inertial frame of references. ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। बट what about the non inertial? But what about in non inertial? अब मसला आया, अब एक मसला आया। मसला क्या आया अब आपको कुछ समझ में आ जाएगा। जिसमें पहले कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं तो उसको ये भी समझ में आ जाएगा कि अगर आपके पास ऑब्जेक्ट, या ये समझ लें कि कोई भी ऑब्जेक्ट नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो, तो अब बताइए फॉर दैट स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू वही रहेगी जो हमने ऊपर पढ़ी या नहीं? अब ये बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी सवाल था। अब बहुत सारे जो न्यूज़पेपर्स थे, बहुत सारे उस वक्त के साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्वेश्चन मार्क रेज किया कि भाई आइंस्टाइन गलत है, आइंस्टाइन की पूरी थ्योरी गलत है, बल्कि इसके अंदर बहुत सारे फ्लॉज हैं। एक बंदे ने एग्जांपल दी, एक ट्रेन है। ठीक है, ये आपके पास ट्रेन है और यहाँ पे एक बल्ब मौजूद है जो कि ग्लो कर रहा है। एक बल्ब मौजूद है जो कि ग्लो कर रहा है। ठीक है, अच्छा अब एक बंदा खड़ा हुआ है इसके करीब, और एक बंदा ये है। ठीक है, और ये जो ट्रेन है, ठीक है, ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। अच्छा, तो अब स्पीड ऑफ लाइट इसके लिए c1 हो गई और इसके लिए c2 हो गई। क्यों? बिकॉज आपके पास इस बंदे ने इस बल्ब को थोड़ी देर बाद जलते हुए देखा, जबकि इस पर्सन ने, किसने, इस बंदे ने, जो पर्सन वन है, नाम दे लें पर्सन वन, दिस इज पर्सन टू, इसने उस ऑब्जेक्ट को जल्दी देख लिया, उस लाइट को जल्दी ऑब्जर्व कर लिया। इसका मतलब क्या है? साइंटिस्ट ने ये क्वेश्चन रेज किया कि अगर अप्रोचिंग टाइम यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक अप्रोचिंग टाइम इसका चेंज है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक अप्रोचिंग टाइम कुछ और है, तो दैट मीन स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू चेंज हो गई, तब्दील हो गई। अब आइंस्टाइन घबराया कि हाँ भाई बात तो कुछ समझ में आ रही है, कि उसने जो बताया था वो तो इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस के अंदर बताया था कि स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू तो कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे तो अब आपके पास एक वेरिंग स्पीड है, और जब स्पीड वेरी कर रही है तो अब स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू तब्दील हो गई। अच्छा, अब उसने अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए पूरे 10 साल लगाए, और 10 साल बाद उसको एक सक्सेस मिली
ठीक है, और सक्सेस क्या मिली? सक्सेस उसको ये मिली, जो उसका कंक्लूसिव पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करते हैं। कंक्लूसिव पॉइंट या जो इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट था जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का, वो ये था कि मास विल रैप द स्पेस टाइम। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो मैसिव बॉडी है वो सराउंडिंग में अपने इर्द गिर्द स्पेस टाइम को क्या कर लेती है? रैप कर लेती है, बेंड कर लेती है। क्या कर लेती है? बेंड। बिकॉज स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता रैप का मतलब क्या है, तो रैप का मतलब है बेंड। अच्छा, अब ये मास विल रैप द स्पेस टाइम, अब ये बात समझ में नहीं आ रही। अब इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा आपने ऑब्जर्व करना पड़ेगा, लॉजिकल कुछ बातें डिस्कस करनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी। आपने खुद इस पूरे टॉपिक को आइसोलेशन में समझना पड़ेगा, पूरी वीडियो को देखना पड़ेगा। लेट सपोज वो जो आपके पास बस थी, वो भी एक मैसिव बॉडी है, तो उसके सराउंडिंग का जो रीजन है वो आपके पास क्या है? वो कर्व है, बेंड है। ये एक मैसिव बॉडी है, एक मैसिव बॉडी है, और ऑब्वियसली जो उसके सराउंडिंग का जो रीजन है वो आपके पास क्या है? कर्व नेचर है, कर्व नेचर रखता है, कर्व नेचर रखता है। तो इसको बोलते हैं स्पेस टाइम कर्वेचर, स्पेस टाइम कर्व कह सकते हैं। अच्छा, तो इसने ये वाली बात बोली कि जहां पर भी स्पेस टाइम कर्वेचर होगा वहां जो आपके पास लाइट है वो क्या हो जाएगी? बेंड हो जाएगी। लाइट विल गोइंग टू बी बेंड। लाइट क्या हो जाएगी? बेंड हो जाएगी। अच्छा, जब लाइट बेंड होगी, जब लाइट क्या होगी? बेंड होगी, तो लाइट के बेंड होने से लाइट ने डिस्टेंस ज्यादा कवर किया। ठीक है ना, एक तो साफ बात है कि एक रास्ता ये है और एक रास्ता यूं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो कर्व पाथ है ये ज्यादा डिस्टेंस लेगा। ठीक है, ये डिस्टेंस की वैल्यू आपके पास क्या है? ज्यादा। और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये आपके पास कम है एज कम्पेयर टू इस डिस्टेंस के। सो D2 इज ग्रेटर एज कम्पेयर टू D1। क्यों? बिकॉज D2 आपके पास क्या है? बेंडेड पाथ है। तो जो आपके पास बेंडेड पाथ है, जब लाइट किसी बेंड पाथ पर मूव करेगी तो वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी। ठीक है, अब जब वो डिस्टेंस इंक्रीज हो गया तो नतीजे में जो आपके पास टाइम था एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर आने का वो भी बढ़ गया। तो जब आपका इंक्रीज टाइम इंक्रीजिंग डिस्टेंस पर चल रहा है, या ये कह सकते हैं कि जो आपके पास लाइट है वो एक इंक्रीजिंग डिस्टेंस पर चल रही है, एक बढ़ते हुए डिस्टेंस के ऊपर चल रही है, एक बेंडेड पाथ पे चल रही है, तो उसने डिस्टेंस ज्यादा कवर किया और ज्यादा टाइम लगेगा। जब आप इन दोनों वैल्यूज को आपस में डिवाइड करवाएंगे तो मैं अपने स्टूडेंट से यही डिस्कस कर रहा था, मैं अपने स्टूडेंट से यही डिस्कस कर रहा था पहले भी, और मैं फिर दोबारा से डिस्कस कर रहा हूँ कि हमारे पास जो वैल्यूज हैं, जो ये कह सकते हैं अभी जो हमने डिस्कस किया कि जो लाइट है, अभी ऊपर हमने ये बताया था, ये लोगों ने बताया, साइंटिस्ट ने, कि भाई जो पर्सन 2 है उसको लाइट देर से नजर आई। इसका मतलब क्या है? लाइट की स्पीड चेंज हो रही है। लाइट की स्पीड क्या हो रही है? चेंज हो रही है। लेकिन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर आइंस्टाइन भाई ने क्या बात बोली? आइंस्टाइन ने बोली कि भाई जो मैसिव ऑब्जेक्ट है वो अपने सराउंडिंग के रीजन को क्या करता है? कर्व करता है, और उससे जो एक कर्व पाथ बनेगी तो उस कर्व पाथ पे लाइट बेंड होगी, और जब लाइट हल्की सी भी बेंड होगी तो दैट वुड cover more distance and automatically it will consume more time। तो जब आपके पास डिस्टेंस इंक्रीजिंग को डिवाइड करवाएंगे इंक्रीज टाइम से, तो स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू क्या बन गई? कांस्टेंट बन गई। अब आप स्टूडेंट कहते हैं सर कैसे? मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पे कहीं पर आपके पास कोई मैसिव ऑब्जेक्ट नहीं है, तो दैट मीन्स इफ देर इज नो मैसिव ऑब्जेक्ट, इफ देर इज नो मैसिव ऑब्जेक्ट
सो इन दैट केस स्पेस टाइम क्या है, फ्लैट है। स्पेस टाइम क्या है आपके पास, फ्लैट फ्लैट रीजन है। और जब ये आपके पास फ्लैट रीजन है, सो लाइट की स्पीड, लेट सपोज लाइट कवर कर रही है 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर्स इन लेट सपोज 2 सेकेंड्स में, ठीक है ना। तो 30 किलोमीटर तो मैंने ये बोल दिया, लेकिन हम उसको यूनिट में नहीं लिख रहे हैं बिकॉज लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा है, तो मैं अपने पास से कोई डिस्टेंस ले नहीं सकता, तो बस मैंने 30 किलोमीटर लिख दिया। और डिनोमिनेटर में टाइम की वैल्यू कितनी है, हमारे पास 2 सेकेंड है, ठीक है ना। अच्छा, अब जब मैं 2 को 30 से डिवाइड करूंगा तो आंसर मेरे पास आ रहा है 15, ठीक है ना। 15 किलोमीटर पर आवर या 15 मीटर पर सेकेंड, हमें से कंसर्न नहीं है, वैल्यू से कंसर्न है। अच्छा, अब अगरचे हमारे पास लाइट बैंड हो गई किसी मैसिव ऑब्जेक्ट की वजह से, मैसिव ऑब्जेक्ट की वजह से लाइट हमारे पास क्या हो गई, बैंड हो गई। तो स्पेस टाइम कर्वेचर की वजह से, स्पेस टाइम कर्वेचर की वजह से क्या हुआ कि जब डिस्टेंस बढ़ गया, अब लेट सपोज कर लेते हैं, लेट सपोज अब हमारे पास जो डिस्टेंस है वो हो जाता है 45 हो जाता है, ठीक है ना। हमारे पास 45 हो जाता है, ठीक है। और जो हमारे पास टाइम है, डिस्टेंस जब ऑब्वियसली स्पेस टाइम की वजह से बढ़ गया, तो मैंने अभी आपको बताया था डिस्टेंस इंक्रीज हो गया, कर्व पाथ पे डिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, तो टाइम भी इंक्रीज हो गया। तो देखे ना, डिस्टेंस और टाइम आपस में कोरिलेटेड है, तभी तो हम इसको एक साथ कंटिन्यूम लेके चलते हैं। स्पेस टाइम एक सिंगल यूनिट है कि अगर स्पेस भी बढ़ रहा है तो टाइम भी बढ़ेगा, टाइम भी इंक्रीज होगा। तो टाइम आपके पास हो गया लेट्स सपोज 3 या 3 सेकेंड या 3 जो भी आवर। अब जब मैं इन दोनों का रेशियो लूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आया, 15 किलोमीटर पर आवर या एक्सवाइजी। आई नो कि ये स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू नहीं है, मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूं कि आपके पास बेंडेड टाइम पर या बेंडेड स्पेस कर्वेचर में या स्पेस टाइम फ्लैट जगह पर भी स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो यहां से बात समझ में आई कि अगर आपके पास ऑब्जेक्ट चाहे इनर्शियल हो चाहे नॉन इनर्शियल हो, एक वेरिएबल वेलोसिटी से चल रहा है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, कोई मसला नहीं है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, कोई मसला नहीं है, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। सो इट मींस दैट कंक्लूजन क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट। स्पीड ऑफ लाइट आपके पास क्या है, कांस्टेंट है फॉर ऑल फ्रेम्स जिसमें अब इनर्शियल भी आ जाते हैं और नॉन इनर्शियल भी आ जाते हैं, ठीक है। और क्या क्या कंक्लूजन से, ग्रेविटी बेंड्स द स्पेस टाइम कर्वेचर। जो ग्रेविटी है वो क्या है, बेसिकली स्पेस टाइम कर्वेचर का प्रोडक्ट है, या ये कह सकते हैं कि ग्रेविटी में स्पेस टाइम क्या हो जाते हैं, कर्व हो जाते हैं। सो दैट मीन्स जो हमारे पास जितनी लेट सपोज अगर हम अपनी प्लेनेट अर्थ की बात करें तो उसके सराउंडिंग का जो रीजन है वो कर्व है। अगर हम एक न्यूट्रॉन स्टार की बात करें, एक न्यूट्रॉन स्टार की, तो वो ज्यादा भारी है, तो जो उसका कर्वेचर होगा उसके सराउंडिंग का वो ज्यादा कर्व होगा, मतलब लाइट ज्यादा बेंड होगी यहाँ पर, लाइट ज्यादा बेंड होगी यहाँ पर। और अगरचे हमारे पास एक ब्लैक होल है, एक ब्लैक होल है, तो वहां पर तो आपके पास स्पेस टाइम बहुत ज्यादा कर्व हो जाएगा बिकॉज इट इज मोर मैसिव। तभी मैंने आपको बताया था जितना मैसिव बॉडी होगी उतनी उसकी सराउंडिंग का जो स्पेस टाइम जो कॉन्टिनम है, कॉन्टिनम को बोलते हैं रीजन, वो आपके पास क्या है, वो कर्व नेचर है, ज्यादा कर्व नेचर रखता होगा जितना ऑब्जेक्ट मैसिव होगा, ठीक है। तो ये है बेसिकली आपके पास एक कॉन्सेप्ट जो कि हमें मिलता है आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, और इसके जो कंसिक्वेंस हैं या जो इसके कंक्लूजन हैं वो मैंने आपके साथ शेयर किए। उम्मीद करता हूँ अपने स्टूडेंट्स से कि उनको ये रिलेटिविटी का टॉपिक, इसके जितने भी टॉपिक्स अभी हमने आज की क्लास में डिस्कस किए उनको समझ में आए होंगे। तो इवेंचुअली हम लोगों ने तमाम जितने टॉपिक्स थे वो रैप अप कर लिए, ठीक है। और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होता हूँ। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।